हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल मेडिको स्वामी। तो ये जो बुक आप देख रहे हैं ये है फिलोसॉफी की बुक। फिलोसॉफी के लिए हमारे पास 3 बुक्स है, एक रॉबर्ट सर की, एक स्टुअर्ट क्लूज सर की और एक कैंट सर की। तो सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है रॉबर्ट सर की। क्यों? क्योंकि रॉबर्ट सर की जो फिलोसॉफी है बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इनकी फिलोसॉफी से, और पढ़ने में मतलब कुछ कुछ वर्ड्स है जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन फिर भी समझ में आ जाती है, ईजी है। तो हम लोग रॉबर्ट सर की फिलोसॉफी से ही शुरू करेंगे। बुक का नाम है द प्रिंसिपल्स एंड आर्ट ऑफ क्योर बाय होम्योपैथी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ये बुक को। हम लोग पहले देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इनका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है व्हाट हैज़ होम्योपैथी टू ऑफर टू द यंग मैन, कि होम्योपैथी क्या क्या दे सकती है। तो इसका आंसर यहीं से शुरू होता है, होम्योपैथी हैज़ एवरीथिंग टू ऑफर टू द यंग मैन इफ़ ही इज़ विलिंग टू टेक एवरीथिंग दैट द होम्योपैथी हैज़। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ होम्योपैथी, इसमें होम्योपैथी के प्रिंसिपल्स आते हैं, लॉज आते हैं, 7 पिलर्स के बारे में ही डिस्कशन चलता है, लॉजिक क्या है और लॉजिक कितने टाइप का होता है। देन आता है वाइटल फोर्स, एफोरिज्म नंबर 9 के अकॉर्डिंग में ही लिखना है हमें। फिर आता है वाइटल फोर्स एज एक्सप्रेस्ड इन फंक्शंस इन हेल्थ, डिसीज, क्योर एंड रिकवरी, कि वाइटल फोर्स इन हेल्थ, वाइटल फोर्स इन डिसीज, वाइटल फोर्स इन रिकवरी। फिर वाइटल एनर्जी क्या है और उसका यूनिवर्सल एप्लीकेशन कैसे किया गया है। इसमें थोड़ा सा पार्ट आता है हाउ होम्योपैथिक क्योर टेक्स प्लेस, मोडस ऑपरेंडी का एफोरिज्म नंबर 28 से। देन आता है होम्योपैथी एंड द फंडामेंटल लॉज, आर रेमेडी एंड व्हाई दे एक्ट। इसमें एफोरिज्म नंबर 36 से 42 तक डिस्कस किया गया है। एक्शन ऑफ मेडिसिन, इसमें प्राइमरी एक्शन, सेकेंडरी एक्शन एंड टर्शियरी एक्शन को भी इसमें बताना है। उसके बाद में इसमें वो वाली सारी चीज़ें भी बताना है जिसमें यूनियन ऑफ डिसीज आता है, ठीक है। फिर आता है टेकिंग द केस, एनालिसिस ऑफ केस, लॉ ऑफ क्योर, चीफ कंप्लेंट एंड ऑक्सिलरी सिम्टम्स इन देयर रिलेशन टू द केस। इसमें प्राइमरी एक्शन और सेकेंडरी एक्शन, मेनली सेकेंडरी काउंटर एक्शन और सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन के बारे में बताना है। मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ, अंदर अंदर भी हम लोग सारी चीज़ें पढ़ेंगे लेकिन ओवरव्यू इसलिए दे रही हूँ ताकि अगर आप लोग मेरे बिना भी अपने से खुद से पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ जाए कि किस टॉपिक में क्या है और किस टॉपिक को कहाँ तक टच करना है। क्योंकि अगर हम लोग लाइन टू लाइन पूरी बुक पढ़ने जाएंगे तो इतना समय तो नहीं है, हमें ये देखना है कि किस टॉपिक का क्या जिस्ट है और उसमें हम लोगों को क्या क्या लिखना है, वो हमारे काम का है। तो जो हमारे काम का होगा वो हम लोग रख लेंगे, जो हमारे काम का नहीं होगा उसे हम लोग हाथ भी नहीं लगाएंगे। फिर आता है डायनेमिक एक्शन ऑफ ड्रग, फिर आता है डोज क्या है, रेमेडी, रिएक्शन। अब रेमेडी, रिएक्शन और ऐसे 3 क्वेश्चन है जो तीनों ही बुक्स में है, लेकिन उसका आंसर है ए.के. दास की बुक 3rd में, 3rd या 2nd शायद, कंफर्म करना एक बारी, जो है कैंट 12 ऑब्जर्वेशन। रेमेडी, रिएक्शन, प्रोग्नोसिस ऑफ केस, ये दोनों ही एक ही क्वेश्चन है, दैट इज कैंट्स 12 ऑब्जर्वेशन। और बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और ये क्वेश्चन आ जाता है रेमेडी रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट, और बच्चे कुछ भी लिख के आते हैं, मतलब कुछ भी, लेकिन इसमें एग्जैक्टली आएगा कैंट्स 12 ऑब्जर्वेशन। अब देखो यहाँ से जो है रेमेडी रिएक्शन से लेकर के तो टेम्परामेंट तक जो है ये 2nd पार्ट में दिया हुआ है ए.के. दास का, तो मतलब जो कैंट्स 12 ऑब्जर्वेशन है वो भी 2nd पार्ट में है। ड्रग प्रूविंग, 2nd प्रिस्क्रिप्शन, ससेप्टिबिलिटी, सप्रेशन, लॉ ऑफ पैलिएशन, टेम्परामेंट, ये सारा ही 2nd पार्ट में दिया है और वैसा का वैसा ही लिखोगे तो भी कोई गलती नहीं है, तो भी वो सही ही है। नेक्स्ट आता है लोकल एप्लीकेशन, दैट इज एक्सटर्नल एप्लीकेशन, कहाँ देना है कहाँ नहीं देना है, हैनीमैन सर ने क्यों मना किया, उसके पीछे का क्या रीज़न है। डिसीज क्लासिफिकेशन, इसमें सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस, एक्यूट, क्रॉनिक, सबका नॉलेज होना चाहिए आपको, तो यहाँ तक तो वही चलेगा। फिर आता है होम्योपैथिक थेरापेटिक्स इन द फील्ड ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी, फिनोमिनल व्यू पॉइंट, ये नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। फिर आया डिफ्लेक्टेड करंट, डिफ्लेक्टेड करंट का मतलब होता है ऑब्स्टिकल्स टू क्योर। जैसे करंट एक डायरेक्शन में फ्लो होता है तो इलेक्ट्रिसिटी का काम होता है, हमने बल्ब चलाया, बटन चलाया, एक डायरेक्शन में करंट फ्लो हुआ जिसके रिजल्ट से बल्ब ग्लो हुआ। लेकिन मानो कि अगर इस बीच के रास्ते में कहीं ना कहीं वो वायर ट्विस्ट हो गया है या कट गया है या कुछ हो गया है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है या वहाँ कुछ अटक गया है जिसकी वजह से वो करंट फ्लो नहीं हो पाया तो बल्ब नहीं जला, तो दैट इज द ऑब्स्टिकल्स टू क्योर। तो डिफ्लेक्टेड करंट का मतलब ही होता है ऑब्स्टिकल्स टू क्योर। इन्होंने बस ये किया है कि कुछ एनर्जीज को एज एन एग्जाम्पल लिया और वो एनर्जीज से एक्सप्लेन किया है
जो कि बच्चे समझने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर आया मॉडर्न मेडिकेशन एंड होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स, मतलब एलोपैथी और होम्योपैथी में डिफ्रेंसिएशन देख लो, सिमिलैरिटी देख लो, या कौन ज़्यादा अच्छा है वो देख लो। ठीक है, तो ये था रॉबर्ट सर का ओवरव्यू कि उन्होंने किस चीज़ के लिए क्या टर्म दी है और क्या क्या उसमें बताया है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज होम्योपैथी टू ऑफर टू द यंग मैन? द क्वेश्चन कम्स टू अस रिपीटेडली इन आवर चेंजिंग इकोनॉमिक्स। व्हाट डू यू वांट टू गेट आउट ऑफ लाइफ, कि तुम्हें क्या चाहिए? ओनली हिज ऑनेस्ट रिप्लाई टू द क्वेश्चन कैन थ्रो एन लाइट अपॉन दिस एप्टेबिलिटी ऑफ द होम्योपैथी। तो अब हम लोग देखते हैं। वन ऑफ द फर्स्ट एसेंशियल इज कि आप में एक डिज़ायर होना चाहिए सर्व करने के लिए, एक सेल्फलेस डिज़ायर होना चाहिए सर्व करने के लिए, तभी आप होम्योपैथी कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ यही है कि ज़िंदगी में पैसा कमाना है तो आप होम्योपैथी कभी नहीं कर सकते और कभी क्योर नहीं कर सकते हो। और सबसे बेकार चीज़, मत करो होम्योपैथी, लेकिन एक साथ बहुत सारी होम्योपैथी मेडिसिन भी नहीं खिलाओ। आई लिटरली हेट दोज पीपल जो एक साथ में 8-10 दवाइयाँ दे देते हैं। अगर आप नहीं कर सकते मत करो। सेकेंड, होम्योपैथी प्रिंसिपल्स पर बेस्ड, और सबसे पहला ही प्रिंसिपल है सिमिलिया सिंप्लेक्स मिनिमम। सिमिलर देना है, सिंपल डोज देना है और मिनिमम देना है, जिसका मतलब अगर आप समझ गए तो आप बहुत अच्छी होम्योपैथी प्रैक्टिस कर पाओगे। नेक्स्ट, क्वांटिटी और क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है होम्योपैथी में। एक बहुत अच्छी चीज़ लिखी हुई है इसमें, एवरीथिंग पॉसिबल हैज़ बीन डन फॉर द पेशेंट इन होम्योपैथी। वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट एक्सियम इज वेन एवर इन डाउट डोंट। जहाँ भी आपको डाउट हो रहा है, टेक योर टाइम, डोंट गिव अननेसेसरी एनी काइंड ऑफ मेडिसिन टू द पेशेंट। और यही सारी चीज़ें हमें इसमें लिखनी है, व्हाट इज होम्योपैथी टू ऑफर टू द यंग मैन। जहाँ भी आपको डाउट हो रहा है, टेक योर टाइम, पेशेंट को कोई मेडिकेशन मत दो, आप प्लेसिबो पर रख सकते हो। प्लेसिबो का इन्वेंशन इसीलिए किया गया है, और हैनीमैन सर ने भी कहा है, जब भी आपको लगता है कि जहाँ आपको नहीं समझ में आ रहा है, टेक योर टाइम, गिव प्लेसिबोज टू द पेशेंट। ऐसा नहीं कि आप लोग साल भर तक उसे, महीने भर तक प्लेसिबो खिला रहे, थोड़ा सा समय लो, 2 दिन दो, उस केस को रिपर्टराइज करो, अलग अलग लोगों से पूछो कि आपके पास ऐसा केस आया तो आपने क्या किया। लेकिन कभी भी वो मेडिसिन नहीं दे देना कि अरे तेरे पास थायराइड का पेशेंट आया था, तूने क्या दिया था, नेट्रम्यूर दिया था, मैं भी दे देता हूँ। नहीं, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट फ्रॉम दी अनदर वन। तो एक डिफरेंट केस टेकिंग, डिफरेंट इंडिविजुअलाइजेशन लगेगा। The homeopathic physician must be able to plan his course, and once having determined upon it, to stick to it until he finds good reasons for changing the course. इसका मतलब ये है कि हमें जब तक मेडिसिन नहीं चेंज करनी है, जब तक कोई ऐसा रीज़न ना मिले कि अब पेशेंट को बिल्कुल ठीक लग ही नहीं रहा है, उस टाइम तक नहीं। आप डोज चेंज कर सकते हो, आप पोटेंसी चेंज कर सकते हो, लेकिन मेडिसिन फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं करना है। अगर आप लोग आर्सेनिकम एल्बम 200 के 5 डोज दे रहे हो तो वही कंटिन्यू रखो। ऐसा नहीं कि वो 20 दिन तक खिलाए जा रहे, नहीं, 4-5 डोज दो, 6 डोज, 7 दो मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं देना है। डोजेस का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। The man who considers homeopathy as a possible future must be a student of people and willing to become a student of philosophy. अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे से होम्योपैथी को प्रैक्टिस कर पाए, then you must be a good student of philosophy. अब फिलोसॉफी को बच्चों ने यूं ही हवा बना रखा है। क्यों? क्योंकि सारे बच्चों को आदत है नोट्स से पढ़ने की। सारे सब्जेक्ट्स के तो नोट्स मिल जाते हैं, वही के वही पढ़ लेते हैं। फिलोसॉफी के नोट्स नहीं है तो फिलोसॉफी हमें समझ ही नहीं आती है, और पता नहीं क्यों टीचर्स भी पढ़ाते ही नहीं हैं। लेकिन आई एश्योर यू कि धीरे धीरे आप पढ़ो, फिलोसॉफी भी समझ आने लगेगी। To the young man who is equipped and willing to undergo the training of lifelong tasks, homeopathy has everything to offer. अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ अच्छा करो और टास्क लो, लोगों की सेवा करो, किसी को ठीक करो और वो जो सुकून होता है उसमें जियो, तो होम्योपैथी के पास हर एक वो चीज़ है, वो आपको दे सकता है। पैसा, शोहरत, नाम, हर कुछ चीज़ यू विल गेट इट। सबसे पहली चीज़ जो होम्योपैथी ऑफर करती है यंग मैन को, वो है एक इंडिपेंडेंट माइंड और एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, जिससे वो न्यू लॉज को सीखता है, समझता है और अपने खुद के न्यू लॉज सेट भी करता है। होम्योपैथी ऑफर्स अ लाइफ ऑफ सर्विस टू ह्यूमैनिटी। अगर आपको इंसानियत से प्यार है तो आप
होम्योपैथी करो, आपको बहुत सुकून मिलेगा, एक सुकून की नींद आप सो पाओगे। एलोपैथी में वो नींद नहीं ले पाओगे आप, जो होम्योपैथी में पेशेंट को आप मेडिसिन दो और वो आकर के बोलता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं इतने सालों से इस परेशानी से सफ़र कर रहा था या कर रही थी और आपने की मेडिसिन के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सीरियसली दैट गिव्स यू एवरीथिंग। वो सुकून, वो चैन आपको और किसी चीज़ से नहीं मिलेगा। आपको कोई 1 लाख रुपए एक दिन का भी दे देगा ना तो भी नहीं मिलेगा। होम्योपैथी ट्रीट्स द सिक इंडिविजुअल, इट इज़ देयर फॉर अ स्पेशलिटी, कि हम लोग एक इंसान को एक मेडिसिन से ट्रीट करते हैं। एलोपैथ जैसा नहीं, सबको पैरासीटामोल खिला रहे हैं, सबको डेक्सामेथासोन खिला रहे हैं, सबको क्लिंडामाइसिन जेंडामाइसिन दिए जा रहे हैं। नो, वी ट्रीट एवरी पेशेंट इंडिविजुअली। हर पेशेंट के लिए एक अलग दवाई है, हर पेशेंट के लिए अलग पोटेंसी है, अलग पावर है, अलग डोज है, हर एक चीज़ अलग अलग है। होम्योपैथी मैन एज अ होल को कंसीडर करता है, सिर्फ और सिर्फ किसी डिसीज़ कंडीशन को नहीं। मेडिसिन आइडियली हैज़ टू डील विद द क्योर ऑफ द डिसीज़। मेडिसिन को डिसीज़ को क्योर करना है, उसके अलावा उसको कुछ नहीं देखना है। ठीक है, ठीक है। होम्योपैथी इज अ प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल्स ब्रुक नो डिविजन ऑफ लॉयल्टी। क्योंकि आप प्रिंसिपल्स पर बेस कर रहे हो तो ऐसा नहीं होगा कि चलो यार इस केस में तो मुझे आर्सेनिक भी लग रहा है और बेलेडोना भी लग रहा है तो मैं दोनों दे देता हूँ। नो, इंडिविजुअल सिंगल सिंपल रेमेडी, दैट मीन्स अ सिंगल सिंपल रेमेडी। जब आप क्वेश्चनिंग करोगे तो आपको आर्सेनिक और बेलेडोना में से भी एक मेडिसिन ज़रूर मिल जाएगा, और जिसके लिए आप लोगों को बहुत अच्छे से मेडिसिन को पढ़ना होगा, तो उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। For the man who can help the community as individuals towards a higher level of health, the community has a place of honor. For the man who can assist nature to cure serious illness, a certain fame in the community there is burning perhaps, not for the bright flame of the common, but a steady glow of light for his path. अगर आप ह्यूमैनिटी को सर्व करना चाहते हैं तो अपने आप ही आपको ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिससे आप और ज़्यादा प्रोत्साहित होंगे, और धीरे धीरे आपका जो पाथ है वो छोटी छोटी से लाइट से भर जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट होम्योपैथी हमें क्या क्या दे सकती हैं। लेकिन होम्योपैथी एज अ करियर आपके लिए बहुत सारे चैलेंजेस भी लाता है। क्यों? क्योंकि लोगों के मन में हम होम्योपैथ ने ये धारणा बना के रख दी है कि होम्योपैथी में समय लगता है। इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आप सारी कुछ चीज़ें खाने के बाद होम्योपैथी में आ रहे हो तो ऑब्वियसली उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स है उसको हटाने में समय तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप उसके लिए सबसे पहले ही होम्योपैथी में आ जाते हैं तो आपको कोई भी टाइम नहीं लगेगा। कितना भी क्रॉनिक केस हो, कितना भी कुछ भी हो, अगर आप इनिशियल में ही होम्योपैथी ले लेते हो तो आपको और कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंड यू विल सी द मिरेकुलस रिजल्ट्स ऑफ होम्योपैथी। बुखार जितनी तेज़ी से पैरासीटामोल से उतरता है उससे कई ज़्यादा तेज़ी से होम्योपैथिक मेडिसिन एबिलिटी रखती है बुखार उतारने की, लूज मोशंस बंद करने की। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक्यूट में काम नहीं करती है, एक्यूट में भी काम करती है, क्रॉनिक में भी काम करती है। आप लोग मेडिसिन नहीं चूज़ कर पाते हो, ये आप लोगों की गलती होती है, ना कि होम्योपैथी की। तो हम लोगों ने देखा कि होम्योपैथी ऑफर क्या क्या कर सकती है। तो इसमें हमें पहले तो बताना है कि कौन लोग होम्योपैथी कर सकते हैं। वो लोग जो विलिंग हैं, जिनके पास डिज़ायर है, जिनके पास शांति है, जो ह्यूमैनिटी के लिए सर्व करना चाहते हैं। अगर आप लोग होम्योपैथी को चूज़ करते हैं तो आपको एक अंडर लॉन्ग प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा। होम्योपैथी आपको अपॉर्चुनिटी देता है और साथ ही साथ में आप लोगों को इंडिपेंडेंट बिहेवियर रखने की कैपेसिटी भी देता है। होम्योपैथी आपको अलाउ करता है टू ट्रीट द इंडिविजुअल एंड टू सर्व द ह्यूमैनिटी। होम्योपैथी इंडिविजुअलाइजेशन पर बेस्ड है, मिनिमम डोज पर बेस्ड है। ये इंडिविजुअल पेशेंट को ट्रीट करता है, ना कि किसी डिसीज़ को। जो मेडिसिन होती है वो सिंगल सिंपल डोज में दी जाती हैं और वो डिसीज़ को क्योर करती हैं। इसके बाद में जो होम्योपैथी है वो ह्यूमन बींग्स की स्टडी करता है और उसमें माइन्यूट से माइन्यूट डोजेस में मेडिसिन पहुँचाने का काम करता है। होम्योपैथी एक प्रिंसिपल पर बेस्ड है और प्रिंसिपल्स कभी भी तोड़े नहीं जाते, किसी चीज़ के लिए चेंज नहीं किए जा सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ रॉबर्ट्स। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों को पता चला होगा कैसे लिखना है कैसे नहीं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बाकी डिस्कस करेंगे। एक एक लेक्चर या दो दो जैसे भी अगर छोटे बड़े आएंगे
तो वैसे हम लोग देखते जाएंगे, करते जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, इजी है। और अगर आप लोग ये देख रहे हैं तो साथ ही साथ ऐसे अंडरलाइन कर लोगे जैसा मैंने कर रखा है, तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा पढ़ने के लिए, कि अगर आप लोगों को बाद में पढ़ना हो तो अगर वीडियो ना चला पाओ या कुछ भी हो तो आप लोग ये पढ़ लोगे, है ना, तो आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। तो प्लीज़ इस सीरीज़ को बहुत अच्छे से सपोर्ट कीजिए। वीडियो देखते हैं तो आप लाइक कीजिए। वीडियो पर 80 समथिंग व्यूज़ होते हैं और लाइक देखो तो 4, 5, 8। तो थोड़ा सा अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो उतना ही मोटिवेशन के साथ हम लोग वीडियोस आगे बना पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।